जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास करते रहना है और लगातार पढ़ाई करते रहना है जब तक आप लोगों का पेपर नहीं समाप्त हो जाता है। अब कुछ लोग बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि इंडियन नेवी का पेपर कब तक कराया जा सकता है। तो देखो, इससे पहले जब इंडियन नेवी का भर्ती निकाला गया था तो जुलाई महीने में उसका पेपर कराया गया था। तो इस साल भी आप लोग को यही टारगेट लेकर चलना है कि जुलाई महीने में, जुलाई के पहले सप्ताह तक इसका पेपर करा दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब पेपर कराने से पहले आप लोग का एडमिट कार्ड निकलेगा तो पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है ना। वही मतलब 1.5 से 2 महीना के आसपास में आपके पास टाइम है और अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना तो इसमें पेपर पास कर जाओगे मेरे भाई। क्योंकि इसमें मतलब जो लोग 17.5 साल के रहेंगे और 21 साल के कम उम्र के रहेंगे वही लोग फार्म भर पाएंगे। जो लोग मतलब एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस का तैयारी करते हैं और भी मतलब जैसे जिन लोगों का उम्र ज़्यादा हो गया रहता है, वो लोग जैसे पढ़ाई ज़्यादा किए रहते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो वो लोग इसमें फार्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को मतलब मेहनत करते रहना है। जितने लोग इंडियन आर्मी में फार्म भरे थे सभी लोगों को इसमें फार्म भरना है। मतलब 13 तारीख से इंडियन नेवी का ऑनलाइन चालू है और लास्ट डेट 27 तारीख तक रहने वाला है। तो उससे पहले ही आप लोगों को ऑनलाइन करा लेना है। ठीक है ना। आज के इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। कितने प्रश्न लिए गए हैं? 50 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है ना। आपका 25 प्रश्न जो है ना, 25 प्रश्न जीके का रहने वाला है और 13 प्रश्न आपका मैथ का रहने वाला है। 13 प्रश्न आपका मैथ का रहने वाला है और 12 प्रश्न आपका साइंस का रहने वाला है। ठीक है ना। 12 प्रश्न आपका साइंस का रहने वाला है। अब देखो, जो आपका इंडियन नेवी एमआर है और जो इंडियन नेवी एसएसआर है, मतलब जो एमआर है ना वो मैट्रिक रिक्रूट होता है। मतलब जैसे 10 के लेवल का ही प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जो एसएसआर है ना, मतलब उसमें जैसे प्रश्नों का संख्या भी ज़्यादा रहेगा और एमआर से थोड़ा सा टॉप प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब कुछ लोग ऑनलाइन कराने में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम एमआर में ऑनलाइन कराएं या इंडियन नेवी एसएसआर में ऑनलाइन कराएं। तो ये डाउट भी मैं आप लोगों का क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप 12 पास हो, ठीक है ना, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है एसएसआर में, अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे आप 12 मैथ से पास हो, साइंस साइड से पास हो, तो फिर आप इंडियन नेवी एसएसआर में ऑनलाइन कराओ। ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडियन नेवी एसएसआर में ज़्यादा वैकेंसी आता है और इंडियन नेवी एमआर में अगर आप सिंपल 10 पास हो ना, कोई भी 12 पास नहीं हो, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है, तो एमआर में ऑनलाइन कराना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। ये तो आपका मजबूरी बन जाता है। देखो, इंडियन नेवी एसएसआर में अगर 3000 के आसपास में वैकेंसी आएगा ना, तो इंडियन नेवी एमआर में वही 300 से 350 के आसपास में आएगा। इतना ज़्यादा फर्क रहता है। तो इसलिए जिन लोगों के पास 12 का सर्टिफिकेट है एसएसआर में ऑनलाइन कराना है, जिन लोगों के पास 10 का सर्टिफिकेट है एमआर में ऑनलाइन कराना है। ठीक है ना। वैसे अगर आप एमआर के लिए पढ़ाई करोगे ना, एमआर वाला क्लास करोगे जैसे जीके वाला, जीएस वाला, तो ये मतलब एसएसआर में भी मतलब इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस यही रहेगा कि एसएसआर में प्रश्नों का संख्या ज़्यादा रहेगा। तो मतलब आप सभी लोगों को क्लास करना है। ठीक है ना। और एमआर का तो मैं पूरा एक प्रैक्टिस सेट ही लेकर आया हूँ। और जितने लोग मतलब जैसे पढ़ाई करना चालू किए हो इंडियन नेवी का, तो अभी आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ते रहना है। ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर वाइज अभी नहीं पढ़ोगे तो भर्ती आ जाएगा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। उस टाइम तो जैसे भर्ती का डेट नज़दीक आ जाएगा ना, तो उस टाइम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। उस टाइम जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, इस टाइम सारा चैप्टर पढ़ लोगे, तो फिर मतलब प्रैक्टिस सेट में हर चैप्टर से प्रश्न आएगा तो आसानी से आपका स्कोर अच्छा होगा और आसानी से आप पेपर पास कर जाओगे। ठीक है ना। इसलिए चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ना है। अब चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है? इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा सिलेबस दिया गया है। आपका एमआर का भी सिलेबस दिया गया है और आपका एसएसआर का भी सिलेबस दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमआर के बारे में बता रहा हूँ, बाकी एसएसआर वाले लोग अपना सिलेबस देख लेंगे। एमआर में मतलब जो भी सिलेबस है, सिलेबस में जो भी चैप्टर दिया हुआ है, मतलब पूरे चैप्टर में से पूरा मतलब टॉपिक वाइज आपका जीके जीएस का प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। अभी पूरा प्रश्न नहीं डाला गया है, उस पर काम चल रहा है। अभी तो समझो एक डेमो के तौर पर डाला गया है। अभी उसमें बहुत सारा प्रश्न डाला जाएगा और अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 49 रुपये में, ये आज तक ही है। ठीक है ना। आपको सिर्फ 49 रुपये में पूरा का पूरा
पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से पूरा जीके का प्रश्न मिल जाएगा, जीएस का भी प्रश्न मिल जाएगा। और इस साल मतलब अगले साल तो ऐसा नहीं हुआ था, इस साल मैं उसका जैसे ऑनलाइन जैसे लाइव क्लास भी लेने वाला हूं। जब आप लोग पढ़ोगे चैप्टर वाइज ना तो उसका मैं टेस्ट लूंगा, वो एप्लीकेशन में ही रहेगा। जो लोग अभी परचेज कर लेंगे तो सही रहेगा। आपको करना क्या है, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो वो लोग भी देख लो, और जितने लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो वो लोग भी देख लो। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारना है, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। मेरे एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस टाइप का है। तो जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद ये जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, जो लोग नए हैं, ठीक है ना। और जो लोग पुराने हैं तो उन लोगों को लॉगिन पर क्लिक करना है, बाकी उन लोगों का तो आईडी पासवर्ड बना ही होगा। नए लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। रजिस्टर पर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिख देना है, फिर अपना फोन नंबर यहाँ पर डालना है, फिर ईमेल डालना है, फिर अपना राज्य यहाँ पर चूज कर लेना है, आप किस राज्य से आते हो। फिर यहाँ आप लोग को अपना सिटी डाल देना है। जब यहाँ पर आप लोग पूरा डाल दोगे ना, और नीचे सबसे नीचे अपना एक पासवर्ड बना लेना है, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड बनाना। इतना सब कुछ करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो समझो आपका आईडी पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपके सामने मेरा एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंडियन नेवी एमआर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। देखो जितने लोग भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं, भले से मतलब वहां से जितना प्रश्न देखने को मिलेगा ना उससे कम यहाँ से मतलब प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग का तैयारी भी मैं बहुत बेहतर तरीके से करा दूंगा। बस फर्क इतना है कि मतलब आप जैसे कहीं जाओगे तो 49 रुपये में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब वो लोग ज्यादा फीस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो बस फर्क इतना ही है, ठीक है ना। फीस का फर्क है, तो ये नहीं सोचना कि इतना कम फीस है तो भाई यहाँ क्या मिल सकता है, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अभी उस पर मेहनत चल रहा है आपका पूरा। यहाँ जैसे जब एप्लीकेशन खुल जाएगा तो पेड कोर्स में आप लोग को क्लिक करना है। पेड कोर्स में जब क्लिक करोगे वहां 49 रुपया पे कर दोगे, बस आज के लिए 49 रुपया है, ठीक है ना, शाम तक के लिए। जब 49 रुपया पे कर दोगे तो फिर आपको पूरा का पूरा, अभी बस एक ही पीडीएफ मिलेगा, लेकिन उसका काम चल रहा है पूरा। आप लोगों को धीरे धीरे 5-6 दिन के अंदर में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। और उसमें सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न रहेगा, उसका पीडीएफ अभी आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन भर्ती से 20 दिन पहले आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। तब तक मैं आप लोग को इतना तैयार करा दूंगा ना, जैसे आप लोग को पढ़ते रहना है और मैं टेस्ट भी लेकर आते रहूंगा बीच बीच में, तो उसमें आप टेस्ट लगाओगे ना तो आपका स्कोर अच्छा होगा। और भर्ती से 20 दिन पहले जब पीडीएफ निकाल कर पढ़ोगे ना तो तब तक आपको सारा कुछ याद हो गया रहेगा। और जो लोग उस टाइम परचेज करेंगे तो उन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, पेड टेस्ट लेने के बाद पेड जैसे पेड कोर्स लेने के बाद पेड टेस्ट भी ले लेना है। इसका भी प्राइस सिर्फ 89 रुपया है। 100 रुपया में आपका जो दोनों काम बन जाएगा, ठीक है ना। पेड टेस्ट में अभी सिर्फ एक ही टेस्ट डाला गया है, लेकिन 10 टेस्ट बनाकर मैं तैयार कर चुका हूं। इसको धीरे धीरे डाल दिया जाएगा, रेगुलर इसमें टेस्ट डाला जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो मैथ का प्रश्न रहेगा उसका सॉल्यूशन आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा। जब पेड टेस्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो परचेज पैकेज पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने गूगल पे, फोन पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो गूगल पे पर क्लिक करके या फोन पे पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप अपना आईडी डालोगे, जैसे जो भी आपका मतलब नंबर होगा, गूगल पे का नंबर होगा, तो उसको आप डालोगे तो फिर आपका परचेज मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को कर लेना है। बाकी आप लोग का मतलब आप लोग का क्लास यूट्यूब पर भी चलता रहेगा। अब जो लोग पेमेंट करेंगे तो फिर उन लोगों को तो कुछ एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे आप लोग को देख लेना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले जीके के 25 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से मैथ के प्रश्न जैसे हम लोग देखेंगे। आपका जीके का पहला प्रश्न है कि बूलर झील कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका जो यहां पर बूलर झील, झील जो लिखा गया ना, झील आपका जो इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस है उसमें झील दिया गया है। झील से एक प्रश्न नेवी वाले खुद बताए सबकी एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूरा झील के बारे में पता होना चाहिए, और पूरा झील के बारे में मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को विस्तार से मिल जाएगा। पूरा तो मैं नहीं लिखा हूं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रश्न लिख दिया हूं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो पूछा जा सकता है, जो हाईलाइटेड है वही मैं लिखा हूं, ठीक है ना। तो बूलर झील कहां पर स्थित है, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका बूलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखो यहां क्या पूछ सकता है, चिल्का झील कहां पर स्थित है। जब आप नेवी का पेपर पास कर जाओगे तो चिल्का में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चिल्का
में क्या करने जाना पड़ेगा, चिल्का में आपको फिजिकल देने जाना पड़ेगा, चिल्का में एक और पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूछ देगा कि चिल्का झील कहां पर स्थित है, तो जो आपका चिल्का झील है ना वो आपका ओडिशा में स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, और आपका बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मीठे पानी का झील किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मीठे पानी का झील किसे कहते हैं, तो मीठे पानी का झील बुलर झील को कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मीठे पानी का झील बुलर झील को कहते हैं, आप सभी लोगों को यह बात पता होना चाहिए। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर पूछ देगा कि खारे पानी का झील किसे कहते हैं, तो खारे पानी का झील किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। खारे पानी का झील चिल्का झील को कहते हैं। खारे पानी का झील किसे कहते हैं, तो खारे पानी का झील चिल्का झील को कहते हैं। आप सभी लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप लोगों को उम्मीद करता हूं पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो भाई इसको लिख लेना है। भीमताल झील कहां पर है, भीमताल झील आपका उत्तराखंड में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भीमताल झील कहां पर है, तो आपका भीमताल झील कहां पर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक एक झील में आप लोगों को रटवा दूंगा, बस आप लोगों को रेगुलर क्लास करते रहना है, ठीक है ना। भीमताल झील आपका उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है, ये आपका कहां पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि झील से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है। ये जो जलप्रपात लिखा गया है ना, तो आपके इंडियन नेवी एमआर के पेपर में जलप्रपात से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। जीके में जो 25 प्रश्न पूछा जाएगा ना, इसी तरह से हर टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो हर टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो जलप्रपात लिखा गया है ना, कुंचिकल जलप्रपात, बान गियोक फॉल्स जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, एशिया का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका बान गियोक फॉल्स हो जाएगा। अगर आज आप लोग का ये प्रश्न गलत हो रहा है, तो कल आप लोग का ये प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि इसको मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा। इस चैनल जो ये आप ही लोग का नीलेश डिफेंस करियर वाला चैनल है, ठीक है ना। क्योंकि आप ही लोग जैसा मैं भी हूं, आज से 1 साल 2 साल पहले का मेरा बैकग्राउंड देखोगे ना, तो मेरे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन आप ही लोगों की वजह से, आप ही लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरे पास सब कुछ हो गया है धीरे धीरे, ठीक है ना। और धीरे धीरे मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों को जो मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे मैं सर से बोला हूं थोड़ा और एक्टिव होकर पढ़ाइए, मैं देखता हूं सर कैसे क्या कर रहे हैं। बाकी जितने लोग मैथ का हमारा क्लास लेना चाहते हो, तो सब हफ्ता में ना, मतलब सप्ते में जैसे एक दिन, मतलब कभी ना कभी मैं मैथ का क्लास भी कराते रहूंगा। बाकी सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम बान गियोक फॉल्स है, और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। संडे के दिन रिवीजन कराऊंगा लाइव आकर, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात बान गियोक फॉल्स हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। दिमाग में बैठा लो, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भाग सबसे अधिक उपजाऊ, भाग नहीं रहेगा यहाँ पर भारत रहेगा। यहाँ पर आप लोग भारत कर दो। पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, और कभी कभी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे भाई। जैसे धीरे धीरे मैं सारी चीजें सही कर लूंगा। आप लोगों को तो पता ही है, अभी मतलब मैं ग्राउंड पर दौड़ता था, बहुत ज्यादा दौड़ता था, तो दौड़ते दौड़ते आप लोग जानते ही हो, उधर काफी ज्यादा ध्यान रहता था। अभी इधर मतलब पढ़ाई में मन तो लगा दिए हैं, पूरा बढ़िया से पढ़ते भी हैं, और आप लोगों को पूरा बढ़िया से बताने का भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा, वो तो मतलब हर क्लास में होता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है ना। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा।
आपका है कि भारत सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, मतलब भारत में सबसे अधिक उपजाऊ, मतलब मृदा बोला गया ना, तो मृदा मतलब आपका क्या होता है, मृदा मतलब आपका मिट्टी होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और नॉन अफदीज, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने प्यारे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा है, तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। लावा के प्रवाह से मिट्टी कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है ना। लावा के प्रवाह से, लावा के प्रवाह से, लावा के प्रवाह से मिट्टी काला हो जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो आज वहां पर मेरे कैमरे के सामने कोई है नहीं, हमेशा कोई ना कोई लोग बैठे रहते हैं, तो मतलब जैसे क्या होता है कि अगर रिकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम होता है तो बता देते हैं सब। कल क्या हुआ था, कल जैसे मतलब अपना छोटा भाई बैठा था, मैं पूरा का पूरा वीडियो बना लिया, 1 घंटे का मैं पूरा क्लास कराया, चिल्ला चिल्ला कर पूरा बढ़िया से एकदम जुनून के साथ क्लास कराया, और बाद में क्लास समाप्त होने के बाद पता चला कि मेरा आवाज़ रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, नया नया माइक लिया हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, छोटा भाई कुछ दिखा ही नहीं, देखा ही नहीं, फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि आज मैं उसको भगा दिया हूँ। मैं बोला हूँ जाओ तुम, जब तक भाई बुरा नहीं मानना, जब तक वो मतलब उस तरह से अगर उसको मतलब करेंगे ना तो फिर वो सुधरेगा नहीं। थोड़ा सा सोचे हैं कि उसको आज भगा वगा दे रहे हैं, फिर 2-3 दिन तक उसको उसी तरह रखेंगे, उसके बाद से फिर देखेंगे वो सुधर जाएगा। भाई सज़ा देना चाहिए, ठीक है ना, जो गलती करेगा उसको सज़ा देना चाहिए, अगर हम गलती करेंगे तो हमें भी सज़ा मिलना चाहिए, नहीं तो हम सुधरेंगे नहीं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी, महानदी, रावी नदी और ब्यास नदी। तो जो आपका हीराकुंड बांध है ना, वो आपका किस नदी पर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो आपका हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो हीराकुंड बांध लिखा गया है ना, तो बांध से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ये जो बंदरगाह शब्द लिखा गया ना, बंदरगाह से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं अपने तरफ से आप लोगों को इंडियन नेवी के तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल चैप्टर दिया गया है, मतलब उसको पूरा पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने तरफ से, 100% कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी 100% कोशिश करना है। अब जो नेवी की तरफ से सिलेबस बताया गया उसको आप लोग पढ़ो, ठीक है ना, बाकी दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और नॉन अफदीज है। तो जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब क्या पूछ देगा, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका दीनदयाल बंदरगाह है ना, दीनदयाल बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दीनदयाल बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। ये जो ग्रह लिखा गया ना, ग्रह से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, आपका बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, मंगल और साइरस है। तो इसका राइट आंसर आपका बुध हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपका बुध हो जाएगा। पूछ देगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, ठीक है ना। और सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं, सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं,
तो सबसे चमकीला जो तारा है ना वो साइरस को कहते हैं। पूरा अपने कॉपी में छाप लो कि सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह आपका बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति होता है, लाल ग्रह के नाम से आपका मंगल को जाना जाता है, और आपका साइरस सबसे चमकीला तारा आपका साइरस होता है। फटाक से इसको अपने कॉपी में लिख लो, ये अपने दिमाग में बैठा लो। अगर एक बार वीडियो देखने से ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं जा रही हैं तो 2 बार वीडियो देखो। अगर 2 बार वीडियो देखने से ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं तो 3 बार वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो, वीडियो को सेव कर लो, ठीक है ना, तभी आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। वैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आप जो भी पढ़ाते हो सीधे दिमाग में बैठ जाता है, तो मेरा मकसद यही रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज पढ़ा दूं, बहुत ज्यादा पढ़ा दूं और वो आप लोगों को याद ना होके, तो फिर उसका मतलब क्या निकलेगा मेरे भाई। मेरा मकसद है कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊं वो सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाए। आपका नेक्स्ट है कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने किया? रामतनु पांडे, हुमायूं, अमीर खुसरो और बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण है ना वो आपका हुमायूं ने किया। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण आपका हुमायूं ने किया। दिमाग में बैठा लो। भारत का राजधानी कहां पर है? तो भारत का राजधानी दिल्ली है, ठीक ना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो दिल्ली आपका किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग कॉपी में लिख लो, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब मैं आप लोगों के फीलिंग को समझ रहा हूं, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस में आप लोग कंफ्यूजन में पड़ोगे। 4 फरवरी, 10 जनवरी, 28 फरवरी और 5 जून। तो जो आपका विश्व हिंदी दिवस है ना वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप कुछ लोग सोचेंगे कि फिर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जब पूछ देगा तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे नहीं पता है कि इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। अगर कोई वहां पर बैठा रहता तो मुझे पता चलता है, ठीक है ना। देखो आज मैं कितना कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूं, बढ़िया लग रहा है ना, बताना जरूर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर पूछ देगा ना तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है ना, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पूछ देता है ना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। और आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये पूरा ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि दिवस से एक प्रश्न पूछेगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एक बार मैं रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें होना चाहिए, फिट होना चाहिए। आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से पहले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसमें आईडी पासवर्ड पूरा बना लो। मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से आईडी पासवर्ड बनाना है। कल का वीडियो आप लोग देख लेना कि नेवी का तैयारी 100% मतलब होगा, ठीक है ना। उसको आप लोग देख लेना, पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अभी आप लोग कोर्स ले लोगे तो सही रहेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मैं इंडियन आर्मी के पेपर में देखा था, मतलब इंडियन आर्मी का पेपर समाप्त हो गया, जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले कुछ लोग कोर्स ले रहे थे। तो उसका मतलब क्या निकलेगा? वो पढ़ने वाले लड़के वैसा कभी करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जिनको पढ़ना रहेगा ना वो लोग पहले से ही, मतलब जो भी कोर्स लेना रहेगा या जो भी पढ़ाई करना रहेगा वो लोग पहले से ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जितने लोगों को भी नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन से इंडियन नेवी MR जो मार्कोस बैच है उसको लेना चाहते हो, सिर्फ 49 रुपया आज प्राइस
है तो ले सकते हो, ठीक है ना। 49 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी जितना मेहनत किया जा रहा है ना उससे कम ही है, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर है? खार्तूम, अबू धाबी, काहिरा और कीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं ना यूएई, यूएई हम लोग बार बार बोलते रहते हैं ना, तो यही है संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है ना अबू धाबी है, अबू धाबी इसको बोलते हैं, अबू धाबी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन किताब में ऐसा दिया है, गूगल पर भी ऐसा दिया है, ठीक है ना। और जो आपका यूक्रेन है, तो यूक्रेन का राजधानी कहाँ पर है? आपका यूक्रेन का राजधानी कीव है। यूक्रेन का राजधानी कहाँ पर है? तो यूक्रेन का राजधानी आपका कीव है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। तो इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना, यहाँ पर इंडिया है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखो, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका मेगास्थनीज है, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर दिया है बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके बाणभट्ट है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मृति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो जो आपका स्मृति स्थल है ये किसकी समाधि स्थल का नाम है? चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका स्मृति स्थल है वो किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो जो आपका किसान घाट है ना वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? ये आपका चौधरी चरण सिंह जी का है। आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठाते जाओ एक एक शब्द को। लोहड़ी किस, यहाँ पर किस रहेगा, मैं यहाँ पर किस बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो आपका लोहड़ी है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का, पंजाब का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो आपका लोहड़ी है ना वो आपका पंजाब का प्रमुख त्योहार है। देखा कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो आपका ओणम है ना ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम आपका केरल का प्रमुख त्योहार है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। पूछ देगा कि गणगौर है, क्या पूछ देगा? गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो आपका गणगौर है ना ये आपका किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये आपका राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है, आप लोग याद करो आर्मी के पेपर में पूछा गया था कि गुड़ी पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो गुड़ी पर्व आपका महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका लोहड़ी जो है ना वो आपका पंजाब का प्रमुख त्योहार है और ओणम आपका केरल का प्रमुख त्योहार है, गणगौर आपका राजस्थान का प्रमुख त्योहार है और आपका गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। आप सभी लोगों को ये क्लियर पता होना चाहिए, अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो उसको मैं देख ले रहा हूँ, मेरा लाइट भाग गया है ना तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको आप लोग देख लेना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि जैसे यहाँ पर आपका फिल्म के क्षेत्र दिया है ना, आपका पूछ देगा कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या पूछ देगा? ऑस्कर पुरस्कार पूछ देगा, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पूछेगा ना, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार आपका खेल
खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्मी के पेपर में प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पूछा गया था ना कि जो मतलब खेल के क्षेत्र से रिलेटेड ही पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के कोच होते हैं ना, मतलब जो खेल के कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है। खेल के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो खेल के गुरुदेव होते हैं, ठीक है ना, उनको दिया जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 8, 7 और 6। तो जो आपका ये खो खो है ना, इसमें आपके कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। खो खो में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। अब 8 यहाँ पर दिया है। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। अब 7 यहाँ पर दिया है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि रेंज किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, दोनों और नौनफदीज है। तो जो आपका रेंज है ना, वो आपका निशानेबाजी से भी संबंधित है, तीरंदाजी से भी संबंधित है, मतलब दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आज के टाइम में ये प्रश्न आप लोगों का गलत हो रहा होगा तो संडे के दिन गलत नहीं होना चाहिए। संडे के दिन मैं लाइव आऊँगा सारी चीज़ें आप लोग के सामने लेकर, तो उस दिन आप लोग बने रहना, ठीक है ना। रेंज किस खेल से संबंधित है? तो रेंज आपका निशानेबाजी से भी है, तीरंदाजी से भी है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? शिखर धवन को, वीरेंद्र सहवाग को, हरभजन सिंह को और सौरभ गांगुली को। तो जो आपका मुल्तान का सुल्तान है ना, वो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। तो मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि लिंगराज का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जो आपका लिंगराज का मंदिर है ना, ये आपका ओडिशा में स्थित है। लिंगराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर ओडिशा में स्थित है। लिंगराज का मंदिर ओडिशा में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था किस देश से लिया गया है, दिमाग में बैठा लेना। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस और इंग्लैंड है। इतना मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर आप लोग रेगुलर मेरे क्लास में बने रहोगे ना, बस सुनते सुनते मैं आप लोग को जितना भी पढ़ाऊंगा उतना याद करा दूंगा, ठीक है ना। और मैं आप लोग को वही पढ़ाऊंगा जो नेवी के सिलेबस में है। सिलेबस को देखकर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को रेगुलर क्लास में बने रहना है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952 और वर्ष 1953 है। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर आपका वर्ष 1951 हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 1951 इज राइट आंसर। पहला संविधान अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? कोच्चि, प्रायद्वीप, कांडला और तुतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। है क्या कोसी नदी किस राज्य से गुजरती है? तो ये जो आपका कोसी नदी है ये किस राज्य से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम है। तो जो ये आपका कोसी नदी है ना, ये आपका गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कोसी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कोसी नदी आपका गुजरात से होकर गुजरती है। अपने दिमाग में बैठा लो, कोसी नदी गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है?
गुरु गोविंद सिंह, दयाराम साहनी, स्वामी दयानंद सरस्वती और नॉन ऑफ दीज, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके आर्य समाज के जो संस्थापक है ना वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यार मेरे एप्लीकेशन में जो मॉक टेस्ट डाला गया है, सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट अभी डाला गया है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। जितना लोग भी टेस्ट ले रहे हो ना आप लोग, मतलब अभी जिस प्राइज में आप लोग टेस्ट ले रहे हो उसी प्राइज में आप लोगों को काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। अभी आप सभी लोगों को उसमें एक्टिव हो जाना है एप्लीकेशन में। वर्तमान में और आर्मी का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न डाला गया है उसको भी आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 12, 11, 10 और 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है ना वो आपका 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? हिमालय, अरावली, काराकोरम और रेंज। तो इसका काराकोरम, रेंज और नॉन ऑफ दीज। तो ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पूछा गया ना, तो यहाँ से जरूर आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पिछला प्रश्न देख रहा हूँ बार बार माउंट एवरेस्ट से पूछा गया है। दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? तो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका पीवी सिंधु शब्द दिया है ना, पीवी सिंधु का संबंध आपका बैडमिंटन से है। अभी आप लोगों के जीके के 25 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। हम मैथ वाले सर आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैथ में थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है, ये वो, तो भाई मैथ छोड़कर भागना नहीं है। सारा मैथ वही कराया जा रहा है जो पिछले साल जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं शिवम कुमार निषाद, नीले डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नेवी एमआर का मार्कोस बैच, ठीक है। इसमें से तीसरा स्प्रेडशीट सेट हम लोग करने जा रहे हैं, 2 कर चुके हैं, जिसमें का मैथ का ये पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 10 फाई प्लस कॉट फाई इजकल टू 5। तो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। ये निकालना है तो हम क्या करें, देखिए दिया है 10 फाई प्लस काट फाई इजकल टू 5 हो गया है। क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का हम वर्क कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर लेंगे। जब भी वर्क करेंगे तो हम हो जाएगा यह 10 स्क्वायर फाई प्लस काट स्क्वायर फाई प्लस 2 10 फाई इंटू काट फाई। इसका वर्क किया तो 5 5 25। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वह यह सिंपल फार्मूला लगाया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हम पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी क्या किया गया है, दोनों पक्षों का जब हम वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 प्लस काट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम सूत्र खोल दिए 10 स्क्वायर 5 प्लस काट स्क्वायर 5 प्लस 2 10 5 काट 5। अब यह हो गया 10 स्क्वायर 5 प्लस काट स्क्वायर 5 प्लस 2 10 5 और काट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू 25। और यहाँ से हम देख रहे हैं 10 5 से 10 5 क्या हो गया, खूब आराम से हमारा कट गया और यह निकल गया 10 स्क्वायर 5 प्लस काट स्क्वायर 5 इक्वल टू 25 माइनस 2। यह प्लस इधर आया तो -2 और यह हो गया 23। और 23 ऑप्शन में कौन सा मिला है, एकदम पहला ऑप्शन हमारा मिल रहा है 23। क्लियर है, आगे देखिए। करा यदि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज क्या है ABC, देखिए यहाँ पे एक यह त्रिभुज हो गया, यह हो गया A
बी और सी। हम यह जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का योग कितना पढ़े हैं, 180 डिग्री पढ़े हैं। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री। यह बेसिक जानकारी है, सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब शर्त दिया है क्वेश्चन में, हमें शर्त क्या क्या दिया है देखिए। पहला शर्त यह दिया है कि कोण ए प्लस कोण बी इजकल टू 65 डिग्री, यह प्रथम शर्त है। द्वितीय शर्त क्या है, कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 140 डिग्री, ये दो शर्तें दिया है। और हमसे कोण बी पूछ रहा है, हमसे यह वाला कोण पूछ रहा है। तो हम यह देख रहे हैं बी प्लस सी की जगह पे यदि 140 रख दें, यहाँ देखिए बी प्लस सी के जगह पे यह कोण ए को हम रहने दिए हैं और बी प्लस सी का मान कितना है, 140। तो पूरे के जगह पे 140 रख दिए हैं, अब बराबर है हो गया 180। और कोण ए बराबर यहाँ से यदि हम निकालें तो 180। और हम जानते हैं जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब भी ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। बाबू यह प्लस है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, तो माइनस क्या हो गया 140। अब सिंपल घटाना है, 0 में से 0 घटा 0। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। जब एक प्लस एक माइनस हो तो अधिक में से कम को हमेशा क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 0 में से 0, 8 में से 4 घटा 4। तो इस तरह से कोण ए हमारा निकला क्या, 40 डिग्री। लेकिन हमसे कोण ए नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कोण बी का वैल्यू पूछ रहा है, कोण बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इसे बना लीजिए समीकरण 1 और इसे बना लीजिए 2। तो कोण ए के जगह पे यहाँ 40 रखे समीकरण 1 से, तो रखेंगे 40 प्लस कोण बी बराबर कितना है 65। तो 65 डिग्री कर दिए हैं। तो कोण बी बराबर, अब फिर वही काम करेंगे, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ देखिए 65 डिग्री है, 65 डिग्री और यह -40 डिग्री। इसमें से घटा तो 5 में से 0 घटा तो 5 और 6 में से 4 घटा तो कितना हो गया 2। तो कोण बी कितना हमारा मिल गया बाबू, 25 डिग्री। और 25 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, कर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। पहले सबसे पहले तो देखिए पहले घन क्या होता है, यह देखिए घन की क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये घन जो होता है 3D होता है, क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। अब कह रहा है 4 सेमी भुजा है, तो इसकी सभी भुजाएं ये 4 सेमी है तो सब 4 सेमी हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 सेमी होगा क्योंकि भुजा है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पूरा सूत्र ही लिख दे रहा हूं यहाँ पे। घन का आयतन नॉर्मली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ तीनों बराबर है तो क्या लिख देते हैं, भुजा का क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे, भुजा का क्यूब। घन का वक्र पृष्ठ का है, घन का वक्र पृष्ठ मतलब चारों भुजाएं चारों तरफ की। तो क्या हो गया 4 भुजा स्क्वायर, क्या हो गया 4 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल कह दे तब भी वही समझते हैं। तो क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। और एक होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है भुजा √3। क्या होता है, भुजा √3। तो ये घन के बारे में पूरा जानकारी इतना चाहिए। यदि इतना जानकारी रहेगा तो हम लोग कोई घन का सवाल फंसेगा नहीं। घन का विकर्ण आयतन भुजा की, घन का वक्र पृष्ठ 4 भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण भुजा कर्ण में 3। घन का विकर्ण का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि एक कमरा है घन के आकार का, उसमें सबसे लंबी वस्तु कैसे रखे, तो विकर्ण में ही रखते हैं। कोनी कोना रखते हैं, वही इसी को ना विकर्ण कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको विकर्ण कहते हैं।
यही सबसे लंबा होता है, तो यही विकर्ण का सूत्र हुआ है भुजा √3। अब देखिए हमसे क्या दिया है, 4 सेमी भुजा दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। तो यह हो गया 6, भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। यह हो गया 6, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 एक 9 6 3 9, 96 सेंटीमीटर क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, हाँ, और 96 ऑप्शन नंबर 20 मिला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, हमेशा काम देगा। अब देखिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े माप की बांस होगी। देखिए अभी जस्ट इसके पहले हम जिक्र किए हैं, वहाँ क्या था 3D था, यहाँ 2D है। वर्ग है, वर्ग क्या होता है 2D, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती हैं। यह वर्ग है, ठीक है, और इसी को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहेंगे। यह हमारा क्या है विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का, यहां देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर। क्या हो गया भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा दे दिया 100 और भुजा हमें निकालना है। तो भुजा का स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगी अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट बराबर भुजा हो जाएगा। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10, तो भुजा हमारा मिल गया कितना, भुजा मिल गया 10 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, दोनों क्या हो गए 10, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग है, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। और वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का वर्ग अधन 10 का वर्ग। सिंपल पढ़े हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। विकर्ण यही होता है कर्ण का, पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो यह हो गया 100 और ये भी हो गया 100, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया अंडर रूट 200। 100 का हो गया 10 कड़ी में 2, कड़ी में 2 का मान कितना होता है, कड़ी में 2 का मान यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको लोग दिया रहेगा 1.414 होता है, 1.414। तो यहाँ 10 गुणे 1.414 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा हमारा 14.14। और ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है हमारा 14.14। ठीक है, अगर यह नहीं निकालना है तो आप लोग समझाने के लिए बता दिए हैं, यह देखते ही पता चल जाएगा कि 100 का वर्गमूल 10 होगा। यहाँ 10 भर देंगे, तुरंत यहाँ एक ही 2 लाइन में निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कर किसी बैंक की ब्याज दर 6% है प्रति वर्ष है, यदि 5 वर्ष में 1350 की ब्याज अर्जित होता है तो जमा की गई राशि। हमें मूलधन पूछ रहा है, ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज बराबर हम सूत्र पढ़े हैं, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, समय अपान 100। अब देखिए ब्याज कितना कह रहा है 1350, तो ब्याज हम रख दिए 1350 रख दिए। मूलधन हमें नहीं पता है, पी रहेगा। दर कितना दिया है 6%, समय कितना दिया है 5 वर्ष। अब बट्टे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अभी 5 से इसको काट दें, 5 छक्के कितना हो गया 30, और 30 में इसमें इसका क्या करेंगे, जब 5 छक्के इसका 30 कर दे तो 1350 बट्टे 30 और गुणे क्या हो जाएगा 100, यह हो गया हमारा पी। अब 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काट दिए तो 3 चौको 12, 1 दिया 15, 3 5 15 और 2 0 है तो 2 0। इस तरह से हमारा मूलधन कितना था 4500 रुपये था और ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है।
और ब्याज 5 साल में कितना मिला, 1350 रुपये मिला। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, जब रेलगाड़ी, मान लीजिए यह रेलगाड़ी है, ठीक है, जब किसी पुल को पार करेगी, जब किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जुट जाएगी। यदि खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे तो दोनों में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो यही दूरी हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, 150 मीटर। ठीक है, मान लीजिए अपनी लंबाई पूरा चल लेगा तभी तो व्यक्ति को पार करेगा। स्पीड कितना दिया है, चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 1 मीटर में दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो हम पहले 1 यूनिट में चेंज करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर दिए हैं। 5/18 से जैसे गुणा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, तो 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकेंड, यह मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब समय पूछ रहा है तो समय सिंपल निकाल लीजिए। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना दिया है, 150, चाल कितना है 15, 15 से 15 खूब आराम से कट गया, 10 मीटर हमारा आया, 10 सेकेंड आएगा, 10 सेकेंड। और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 10 सेकेंड। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा 4 संख्याएं एक संबंधित, 3 संबंधित, 4 संबंधित, 7 के अनुपात में है, जिसका योग कितना है, 105 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 संख्याएं दी हैं तो चारों संख्याओं को हम क्या मान लिए, पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या 3x है, तीसरी संख्या 4x है और चौथी संख्या 7x है। बराबर कितना हो गया, 105 के बराबर है। सबको कह रहा है सभी संख्याओं का योग कितना है, 105। तो जो अनुपात दिया है, अनुपात दिया तो x लगा के हम कहा के सबको जोड़ लिए हैं। अब जोड़ेंगे तो 7 3 10, 4 14 और 1 15, 15x बराबर कितना हो गया, 105। तो x बराबर क्या हो गया, 105/15, 15 सते 105। तो x का मान कितना आ गया, 7। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमें सबसे बड़ी संख्या ये ना 7x। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 7 इंटू x, x का मान हम निकाल के बैठे हुए हैं 7, तो 7 इंटू 7 क्या हो गया, 49, 7 सते 49 और 49 ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन राहुल से कितना छोटा है, 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र क्या होगी। एक सचिन है और एक राहुल है, इन दोनों के आयु का अनुपात दिया है 7:9। हम देख रहे हैं सचिन राहुल से कितना छोटा है, 2 वर्ष। राहुल से सचिन कितना छोटा है, 2, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है, छोटा है 4 कह रहा है। वास्तव में 4 है लेकिन रेशियो में कितना है, 2 रेशियो बराबर 4, तो हम काट दिए हैं। तो 1 रेशियो बराबर कितना आया, 2। अब जिसकी आयु पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, सचिन, सचिन यही है, तो इसमें 2 का ला के गुणा कर देंगे तो 7 × 2, 7 दूना 14 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। और ऑप्शन में 14 वर्ष एकदम पहला ही मिल रहा है। क्लियर है? यदि यही इसका पूछता राहुल का तो इसमें 2 का गुणा कर देते तो कितना हो जाता, 9 दूना 18, लेकिन राहुल का नहीं पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन में दिया है, लेकिन राहुल का मत आप लोग निकालिएगा, जिसका पूछेगा उसी का निकालना है। अब देखिए, कह रहा है 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकती हैं। 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, यही ना। यहाँ देखिए घंटा दिया है तो हम जानते हैं
एच अपान डब्लू, इसे M1 H1 कर देंगे, इसे W1 कर देंगे, इसे कर देंगे M2 H2 और इसे कर देंगे W2। अब M कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं हैं, तो महिलाओं को हम 8 रख दिए हैं। कितनी घंटे काम कर रही हैं? पहले 15 घंटे काम करे तो 15 लिख दिए हैं। कितना कार्य है? कार्य से W है, कार्य दिया नहीं है तो W है। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि 12 महिलाएं, M के जगह पर क्या हो गया? 12 महिलाएं मिलके उसी कार्य को, कार्य क्या है? वही है जो यहाँ कार्य हो रहा है, वही यहाँ भी कार्य हो रहा है। कार्य कितने घंटों में पूरा करेगी? ये हमें निकालना है। तो कार्य सेम है तो कार्य से तो कार्य आराम से कट गया। अब 4 से काटे हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 और 3 पाँचे 15। अब 5 का गुणा 2 में करें तो 5 दूना 10। तो कितना घंटा करेंगी? 10 घंटा, और 10 घंटा ऑप्शन नंबर एकदम पहला मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कर प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब प्रथम 10 सम संख्याएं हमें निकालना है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत हम औसत क्या होता है? n, यहां लिख दे रहे हैं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। ये दोनों फार्मूला है। यदि n सम संख्या पूछेगा तो n में 1 जोड़ देंगे, विषम पूछेगा तो यदि n है तो n, यदि 10 विषम संख्या पूछेगा तो 10 ही होगा, अगर 10 सम पूछ रहा है तो 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11, सीधा सीधा। ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा। सम में 1 जोड़ेंगे, विषम में क्या करेंगे? जो रहेगा वही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, की कीमत कितना है? 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? मान लीजिए पहले 750 रुपए कितना है? 750 रुपए इसका मूल्य है। अब इसका 750 में 4% हानि हो गई, कितना हो गई? 4% हानि हो गई, तो इसका 4% निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और इसे 5 से काट दिया तो 5 दूना 10 हो गया, और 5 से इसको काट दिया तो 15 5 75 हो गया, और 2 से इसको काट दिया 2 दूना 4, 15 दूना 30। 750 माइनस क्या हो जाएगा? 30। 750 में से 30 घटा तो कितना बचा? 720 रुपया बचा। 720 रुपया हम बेच देंगे तो कितना हो जाएगा? 4% की हानि होगी, और 720 ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कर 2 क्विंटल बराबर 2.50 किलोग्राम कितने प्रतिशत है? 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? हम मान लिए x% है। कितना प्रतिशत है? x% है। अब देखिए यहाँ किलोग्राम है और यहाँ क्या है? क्विंटल। 1 किलोग्राम और 1 क्विंटल है तो दोनों एक मात्रक नहीं है, तो दोनों को एक मात्रक करेंगे। तो है क्विंटल में हम क्या किए हैं? 100 का गुणा कर दिए तो 1 किलोग्राम हो गया। क्या हो गया? किलोग्राम। और 2.5 किलोग्राम इंटू x% है तो x बट्टे हम 100 लिख सकते हैं। किलोग्राम से यहाँ किलोग्राम खूब आराम से क्या हो गया? कट गया, और यह मिला हमारा 200 बट्टे 2.5 नीचे आ गया, गुड़े है इधर ऊपर आ गया तो क्या हो गया? 100। यह हो गया x बराबर। अब इसको फ्रेश करने के लिए हम क्या किए हैं? इसको फ्रेश किए हैं तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यह 200 है बट्टे यह 25 हो गया, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब 25 बट्टे क्या होगा? 208, और ये 3 0 आकर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8000। क्या हो जाएगा? 8000। 8000% हो जाएगा हमारा। 8000% ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है?
आगे देखिए, कह वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग नियम क्या है, सभी का एलसीएम निकालते हैं, सभी का एलसीएम निकालेंगे। क्या है, 12 है, 15 है और क्या है, 20 है। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे, इसे 2 से। 2 से काटे तो 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा और 2 दहा में 20। फिर किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटा और यह हो गया 5। अब किससे काटेंगे, 3 से, तो 3 एक नम 3, 3 5 15 और यह भी हो गया 5। अब काट दिए किससे, 5 से काटे तो 1 1 और 1। तो अब देखेंगे हमसे क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए है तो 2 2 मिलकर अपना पूर्ण वर्ग बन गया, लेकिन यह बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे इस 3 का एक जोड़ा लगा देंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे और इस 5 का जोड़ा लगा देंगे, 5 गुणे 5। तो कह रहा है कौन सी संख्या विभाज्य होगी जो पूर्ण वर्ग है। तो अब इसका गुणा कर लेंगे, तो देखिए 5 दूना 10, इस 5 के इसमें कर दिए तो 10 और यह हो गया 3 त्रिके 9 और 1 0 2 0 तो 2 0 हम रख दिए। इस तरह से हमारा 900 आया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, तो 900 ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है जो 12, 15, 20 से विभाज्य भी है। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों का 13 क्वेश्चन मैथ का हो गया। अब शेष 12 क्वेश्चन साइंस का नीलेश सर आप लोग कराएंगे। तब तक के जय हिंद भाइयों। भी आप लोग के 25 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 13 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब साइंस के तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आपका साइंस का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। न्यूटन, जूल, ओम और वोल्ट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं खट्टे चीजों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका मैलिक वाला जो है आपका सेव में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण किस में होता है। प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं और केवल गतिशील वस्तु में। तो फटाक से इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर दिया गया है जड़त्व का गुण होता है, इसका राइट आंसर प्रत्येक वस्तु में हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु में इज राइट आंसर। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। चमगादड़, अपरिल, चींटीखोर, व्हेल और आपका कंटीला चींटीखोर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कितने लोग इसका रिप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। कम से कम आप कमेंट करोगे तो जिस दिन मैं लाइव आऊँगा मैं भी तो देखूंगा कितने लोग इसका राइट आंसर दिए थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे होती हैं, हवा में उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, न अनुप्रस्थ, न अनुदैर्घ्य और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुदैर्घ्य, ठीक है ना। हवा में उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो अनुदैर्घ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है, कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और नॉन ऑफ दीज। तो निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, इसका राइट आंसर आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अवतल लेंस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना।
आपका इसका राइट आंसर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, हरा, लाल और पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के किस रंग में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका लाल हो जाएगा। लाल इज राइट आंसर। प्रकाश के किस रंग में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? बेकुरल, डाल्टन, रदरफोर्ड और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका डाल्टन हो जाएगा। डाल्टन इज राइट आंसर। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता आपके डाल्टन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी को प्रकाश का कौन सा भाग गर्म करता है? वायुमंडल तथा पृथ्वी को प्रकाश का कौन सा भाग गर्म करता है? वायुमंडल तथा जो पृथ्वी है इसको जो हम लोग का प्रकाश आता है उसका कौन सा भाग गर्म करता है? आप लोग देखे होंगे इस टाइम तो बड़ा गर्म हो रहा है। और रक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल तथा पृथ्वी को प्रकाश का कौन सा भाग गर्म करता है? इसका राइट आंसर अवरक्त प्रकाश हो जाएगा, ठीक है ना। अवरक्त प्रकाश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से बराबर होती है? किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? त्वरण, बल, संवेग और आवेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बल हो जाएगा, ठीक है ना। बल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया कि जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ले जाती है, क्या ले जाती है भाई? देख लेते हैं। आवृत्ति, आयाम, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर आपका आयाम हो जाएगा, ठीक है ना। आयाम इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के पूरे के पूरे 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।